पीएम मोदी ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि पीएम मोदी और बीजेपी से मुकाबला करें तो करें कैसे। हर राज्य में बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है तो वहीं विपक्षी दल कमजोर होते जा रहे हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ऐसा खेला किया है जिसके बाद उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक सब बेचैन हैं। उद्धव ठाकरे जो बीजेपी से पंगा लेने चले थे वो अब अपने सियासी जमीन तलाशने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। 140 साल पुरानी ये पार्टी 2026 के चुनावों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। पार्टी को नए नारों और रणनीतियों की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले ही बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति महागठबंधन ने विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। नामांकन वापसी के बाद 68 उम्मीदवार निर्विरोध यानी बिना किसी मुकाबले के जीत गए हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है वो बीजेपी को हुआ है, जिसकी झोली में अकेले 44 सीटें आई हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 22 और अजीत पवार की एनसीपी ने 2 सीटें जीती। संजय राउत बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ये जीत महायुति के लिए एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही है। बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता ठाणे के कल्याण डोंबिवली में मिली है। इसके अलावा पुणे, पीपड़ी, चितवड़ और साथ ही पनवेल और जलगांव जैसे बड़े शहरों में भी पार्टी के उम्मीदवार बिना लड़े ही जीत गए हैं। पुणे के वार्ड 35 से बीजेपी की मंजुषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप को दोबारा निर्विरोध चुना गया है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत बीएमसी चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन आप दर्शक को क्या लगता है? अगर आप दर्शक मानते हैं कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी को ही जीत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रधानमंत्री मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि मुंबई और महाराष्ट्र के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष को लगा है बड़ा झटका और राहुल गांधी की किस तस्वीर के सामने आने से मच गया है बवाल। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, देखते रहिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दर्शकों, बीएमसी चुनाव 2025-26 में नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। शुक्रवार 2 जनवरी को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय थी, जिसमें कुल 453 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। इसके बाद अब चुनाव के मैदान में कुल 1729 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। बीएमसी जनसंपर्क विभाग के अनुसार शनिवार 3 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद उम्मीदवारों को अंतिम सूची भी शनिवार को ही प्रकाशित कर दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की लोकप्रियता देखकर संजय राउत बौखला गए हैं, जिसके बाद वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का एक वीडियो शेयर कर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल नार्वेकर पर सुरक्षा हटाने की धमकी का आरोप लगाया था। राउत द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उम्मीदवारी वापस लेने को लेकर राहुल नार्वेकर धमकी भरे लहजे में बात करते नजर आए। वो हरिभाऊ राठौड़ से कहते हैं कि अगर सहयोग नहीं करोगे तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। वहीं महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले ही एनडीए महागठबंधन के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है, जिसकी झोली में अकेले 44 सीटें आई हैं। मतलब हर तरफ बीजेपी का जलवा दिख रहा है, जबकि कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इन नतीजों को जनता का भरोसा जताया और साथ ही दावा किया कि पुणे का अगला मेयर बीजेपी से ही होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय का कहना है कि ये जीत दिखाती है कि शहरों में पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। अब महायुति का लक्ष्य बाकी बची सीटों पर भी बड़ी जीत हासिल करना है। वहीं आपको बता दें कि आईपीएल के आगामी सीजन के लिए केकेआर द्वारा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया गया था। इसके चलते फिल्म अभिनेता और केकेआर के मालिक शाहरुख खान निशाने पर आ गए हैं। हालांकि विपक्ष के नेता और पूर्व क्रिकेटर ने शाहरुख का समर्थन किया है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद बीसीसीआई ने औपचारिक रूप से कोलकाता नाइट राइडर्स से कहा था कि वो आने वाले आईपीएल 2026 के सीजन के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दें। वहीं बीजेपी ने शनिवार को बीसीसीआई के उस फैसले का भी स्वागत किया जिसमें शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को इंडियन प्रीमियर लीग से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई के इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया और इसे पूरे देश के हिंदुओं की जीत बताया। आपको बता दें, बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत रोकिया ने यह कहा कि यह फैसला हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए लिया गया है, जिसमें बांग्लादेश में कई घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई हिंदुओं की मौत हुई है।
2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने खास संजय राउत के बहकावे में आकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया था। बीजेपी से सीएम पद छीनने के लिए उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया था उसका खामियाजा वो अब तक भुगत रहे हैं। वहीं अब बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके लग रहे हैं, जिससे पार्टी के लोग तिलमिला गए हैं। संजय राउत भी काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। दर्शकों, वोटिंग करीब आने से पहले बीएमसी चुनाव में बिजली, सड़क, पानी जैसे लोकल मुद्दे गायब हो रहे हैं। अब मुंबई में उत्तर भारतीय बनाम मराठी, गैर मराठी बनाम महाराष्ट्रियन और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नैरेटिव पर चुनावी खेल शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस मराठी वोटों को एकजुट करने में लगी है, तो वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मराठी वोटरों को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेल चुकी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने अजीत पवार पर भी हमला बोला। संजय राउत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब गुंडों की पार्टी बन गई है। ऑफिशियली आप इसे भली भांति जानते होंगे, ये एक गुंडों की पार्टी में तब्दील हो चुकी है। उनके साथ अजीत पवार, जिनके पार्टी में महाराष्ट्र के सब गुंडे और कुख्यात अपराधी शामिल है, और ऐसे लोग पुणे, मुंबई और नासिक में इनकी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि ऐसे तो बीजेपी हमेशा नैतिकता की बात करती है, संस्कार की बात करती है और सभी गुंडों और भ्रष्टाचारियों को लेकर उम्मीदवार बना रही है, तो अब आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। शिवसेना या मराठी मानुष को हराने के लिए ये गुंडों की मदद ले रहे हैं, उसमें उनकी हार है। दर्शकों, इस बयान के बाद महाराष्ट्र की पहले से गरमाई हुई राजनीति और भी ज्यादा भीषण हो सकती है। नगर निगम चुनाव से पहले ऐसे आरोप माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना रहे हैं। वहीं बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी की नेत्री और आदित्य ठाकरे की करीबी सहयोगी शीतल शेठ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए क्योंकि आदित्य ठाकरे की कोर टीम में शामिल शीतल शेठ ने शिवसेना यूबीटी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो टिकट न मिलने के कारण नाराज चल रही थी और यही वजह है कि उन्होंने शिवसेना का हाथ छोड़ दिया। शीतल शेठ पार्टी की विभिन्न पहलों में आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर काम करती आई हैं। वो युवा सेना की सक्रिय सदस्य भी रही हैं और मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनावों में भी जीत हासिल कर चुकी है। उनका इस्तीफा बीएमसी चुनावों से ऐन पहले आया है, जो पार्टी के लिए गंभीर झटका माना जा रहा है। उनके इस फैसले से बीएमसी चुनावों के समीकरणों पर असर पड़ना माना जा रहा है, क्योंकि वो युवा वोटरों के बीच एक अच्छी पकड़ रखती हैं। उन्होंने रविंद्र चौहान की मौजूदगी में भाजपा में प्रवेश किया। वहीं इस इस्तीफे से शिवसेना यूबीटी में आंतरिक असंतोष की खबरें भी सामने आ रही हैं। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी टिकट वितरण को लेकर नाराजगी भी जता चुके हैं, खासकर वैली क्षेत्र में, जो आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है। कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफे की धमकी तक दी है। ऐसे में इन्हीं झटकों को लेकर संजय राउत बीजेपी से तिलमिलाए हुए हैं। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद संजय राउत ने ही बीजेपी से अलग होने के लिए उद्धव ठाकरे को राजी किया था। उस वक्त संजय राउत काफी जोश में थे और बीजेपी को अगले 25 सालों तक महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखने की बातें कर रहे थे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे के पास ना तो सत्ता है और ना ही शिवसेना पार्टी। अब सब कुछ गवाकर अब बीएमसी चुनावों में वो सियासी जमीन ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नए साल की शुरुआत में छुट्टियां मनाने वियतनाम गए हैं। वहां से लौटने के तुरंत बाद वो मनरेगा बचाओ अभियान की रैलियों में शामिल होंगे। ये जानकारी कांग्रेस के सूत्रों से सामने आई है। इससे पहले राहुल गांधी 1 जनवरी को राजस्थान के रणथंभौर में अपने भांजे रेहान वाड्रा की सगाई के जश्न में शामिल हुए थे। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि वे जर्मनी और वियतनाम की यात्राओं के बीच रणथंभौर में कुछ समय बिताने का मौका पाकर सौभाग्यशाली हैं। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि हम सच में खुशकिस्मत हैं कि राहुल गांधी को जर्मनी और वियतनाम की 2 जरूरी विदेश यात्राओं के बीच रणथंभौर में थोड़े समय के लिए रुकने के लिए भारत आने का समय मिला। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व अब ट्रांजिट में ही आता है। वहीं अमेरिकी सांसदों ने 2020 के दिल्ली हमलों के कथित मास्टरमाइंड उमर खालिद के लिए आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं, तो बीजेपी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल उमर खालिद से सहानुभूति जताते हुए जिन 7 अमेरिकी सांसदों ने भारत सरकार से गुजारिश की है, उनमें से एक जेनिस शाकोक्सी भी शामिल हैं। बीजेपी ने जिनसे 2024 में राहुल गांधी की मुलाकात का दावा किया है।
बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जब भी विदेश में भारत विरोधी कोई खिचड़ी पकती है तो उसके बैकग्राउंड में एक नाम होता है, वो राहुल गांधी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें अमेरिकी सांसद जेनिस शाकोक्सी और भारत विरोधी मानसिकता के लिए कुख्यात इल्हान उमर भी दिखाई दे रही हैं। भंडारी ने लिखा है कि हर बार जब विदेश में कोई एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाया जाता है तो बैकग्राउंड में एक नाम बार बार आता है, राहुल गांधी, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, यहाँ की चुनी हुई सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और आतंकवाद विरोधी कानूनों को हल्का बनाना चाहते हैं। वो उनसे घिरे रहते हैं। इससे पहले 7 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में भारत के राजदूत को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें उन्होंने उमर खालिद के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निष्पक्ष और समय पर सुनवाई का अनुरोध किया है। बता दें कि उमर खालिद और कुछ अन्य आरोपी आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उस पर 2020 के दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी सांसदों के इस कदम की खबरें आने से ठीक पहले न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी की वो चिट्ठी भी उजागर हुई है, जिसमें उन्होंने न केवल खालिद के प्रति सहानुभूति जताई है बल्कि उनके माता पिता से मुलाकात का भी खुलासा किया है। ममदानी भी अपने भारत विरोधी मिजाज के लिए कुख्यात रहे हैं। हाथ से लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि प्रिय उमर, मैं करवाहट के बारे में अक्सर आपकी बातों और इसे खुद पर हावी नहीं होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूँ। आपके पेरेंट्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम सब आपके बारे में सोचते रहे हैं। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। इस बार भी जब कांग्रेस ने 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तब राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए हैं। दर्शकों, ईवीएम पर हाहाकार मचाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को उन्हीं की कांग्रेस शासित राज्य ने आईना दिखा दिया। राहुल गांधी के ईवीएम से वोट चोरी वाले दावे का कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक ने फैक्ट चेक कर दिया। दरअसल हुआ ये कि कर्नाटक में ईवीएम पर एक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे से पता चला कि कर्नाटक के अधिकतर नागरिकों का मानना है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, जबकि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम्स पर लोगों का भरोसा बढ़ा हुआ है। आज तक की एक खबर के मुताबिक आज तक ने हेडलाइन दिया है, हाँ ईवीएम पर यकीन है। कर्नाटक सरकार के सर्वे में 83% जनता ने जताया भरोसा। राहुल गांधी पर बीजेपी ने कसा तंज। आपको बता दें कि इस सर्वे में करीब 83% लोगों ने ईवीएम पर अपना भरोसा दिखाया। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्वे मुख्य चुनाव अधिकारी वी अंबु कुमार ने करवाया था। इसमें बेंगलुरु, बेलगावी, कालाबुरागी और मैसूरू के प्रशासनिक डिवीजनों में 102 विधानसभा क्षेत्रों के 5100 लोगों को शामिल किया गया था। योजना, कार्यक्रम, निगरानी और सांख्यिकी विभाग के तहत कर्नाटक निगरानी और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में पता चला कि 84.55% लोगों का मानना था कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। ईवीएम वाले सर्वे में पाया गया कि 83.61% नागरिकों का मानना था कि ईवीएम भरोसेमंद है। ये 2023 के 77.9% से काफी ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा बढ़ा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कालाबुरागी डिवीजन में भरोसा सबसे ज्यादा था। यहां 83.24% लोग सहमत और 11.24% लोग पूरी तरह से सहमत थे। इसके बाद मैसूरू डिवीजन में 70.67% लोग सहमत थे और 17.92% लोग पूरी तरह सहमत थे। ईवीएम पर कर्नाटक में एक सर्वे के नतीजे कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ है। कारण की वजह राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को बताया। साथ ही बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी कैंपेन की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि ईवीएम से वोट चोरी होती है और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ईवीएम पर कथित भरोसे की कमी के कारण स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बैलेट पेपर वापस लाने का फैसला किया था। वहीं इस सर्वे के सामने आने के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका मिल गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी द्वारा फैलाए गए झूठ को करारा तमाचा मारा है और साथ ही उन्हें प्रचार का नेता कहा। उन्होंने आगे कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें चुनाव आयोग से कोई दिक्कत नहीं होती जब कांग्रेस कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में जीतती है, लेकिन जब वो कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। दोष डेटा में नहीं, बेटे में है।
लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि वो भ्रम में जी रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने डेटा से राहुल गांधी के वोट चोरी के नैरेटिव की हवा निकाल दी। वहीं इस सर्वे के सामने आने के बाद राहुल गांधी घिर गए, जिसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि अखबारों ने कर्नाटक में हुए एक सर्वे पर खबर छापी। अधिकांश नागरिक चुनाव और ईवीएम पर भरोसा करते हैं, पर यही नहीं बताया कि सर्वे चुनाव आयोग ने ग्राम नाम के एनजीओ से करवाया, जिसके संस्थापक बाला सुब्रमण्यम पीएमओ में काम करते हैं। उन्होंने 2024 में नरेंद्र मोदी की चापलूसी में उनके नेतृत्व पर एक किताब भी लिखी थी। ये सर्वे छापने वालों में भी यही नहीं बताया कि सर्वे मोदी के करीबी ने किया है। फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार में। तो देखा आपने कैसे इस सर्वे के सामने आने से साफ हो गया कि कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के लोग भी राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें